नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक राजभवन और उस सरकारी आवास में रहने वाले महामहिम यानी कि राज्यपाल या फिर राज्यपालों की जो कृपा होती है, उस कृपा में आकंठ डूबे हुए, बेरोक-टोक आकंठ डूबे हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम जगन्नाथ वैंस है, उनकी कथा लेकर के आया हूँ। और इस कथा को गौर से सुनिएगा, मामला संगीन है। जिन साहब को भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं का नाम है जगन्नाथ बैंस और इनके ऊपर ही राज्यपालों की हरियाणा के भीतर कृपा बरसती रही है। किसी समोसा, चटनी या किसी और चीज के चलते इनके ऊपर कृपा रुकी नहीं कभी। भरपूर प्रसाद पा रहे हैं। जगन्नाथ बैंस और हरियाणा के राजभवन में एक ओहदा होता है जिसको कहते हैं कंट्रोलर हॉस्पिटैलिटी। यानी कि महामहिम कि जो भी अतिथि होते हैं, आते हैं मेहमान, उन मेहमानों के आने के बाद उनका आतिथ्य, उनकी आवभगत, उनका स्वागत, सम्मान, यह सब करने का जो ज़िम्मा होता है, उसी व्यक्ति के पास होता है और उस पद पर बैंस साहब लगातार बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। सरकारी पद है, ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी का काम है। कोई भी कहेगा कि अब इसमें क्या है? गलत क्या है? हर राज्यपाल के यहाँ, हर राज्य भवन के भीतर इस तरह के अधिकारी होते हैं, जो अतिथियों के आने की ज़िम्मेदारी अपने पास रखते हैं। अगर हरियाणा के राजभवन में अगर इस तरह का अधिकारी है, तो गलत क्या है? ज़ाहिर है, गलत नहीं है, होनी भी चाहिए। सवाल वाजिब है, मगर पलट के सवाल ये भी है कि बैंस साहब ही आज तक क्यों हैं? 2019 में जो व्यक्ति आज से 6 साल पहले रिटायर हो चुका है, अवकाश प्राप्त सेवा मुक्त, उस व्यक्ति को पलट करके आप राजभवन में लेकर के आते हैं, इसी ओहदे पर बिठाते हैं और इस आदमी को ज़िम्मेदारी लगातार दे कर के रखे हुए हैं। एक अवकाश प्राप्त सेवा मुक्त व्यक्ति 6 साल से एक सरकारी ओहदे पर लगातार बना हुआ है। हरियाणा के राजभवन में 2019 से 2025 तक कंट्रोलर हॉस्पिटैलिटी की ज़िम्मेदारी सँभाले हुए है, तो क्यों और किस बिना पर? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। वो तमाम सुविधाएँ जो वहाँ मिलती हैं राजभवन के भीतर, उन सबको वो अपनी सारी इंद्रियाँ खोल कर के भोग रहे हैं। राजभवन के आतिथ्य का, वहाँ के मेहमानों के स्वागत-सत्कार का जो भी साजो-सामान होता है या जो सहूलियतें, सुविधाएँ होती हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? कोई भी पूछेगा कि बैंस साहब में ऐसा कौन-सा सुरख़ाब का पर लगा हुआ है, उनके भीतर ऐसी कौन-सी काबिलियत है, उन्होंने ऐसी कौन-सी योग्यता अपने पास रखी हुई है कि हरियाणा के भीतर कोई भी आदमी उनकी जगह पर दिखता नहीं। जितने कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकारी होते कर्मचारी हैं, डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, डीए, कैज़ुअली वगैरह-वगैरह। ये जो सुविधाएँ मिलती हैं, उनके लिए वो तरसते रहते हैं, वो संघर्ष करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लड़ते-भिड़ते रहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल अधिकार कर्मचारियों को आज तक हरियाणा के भीतर यह सुविधाएँ नहीं मिली और 6 साल पहले जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है, उन सुविधाओं को भोग रहा है, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। उस व्यक्ति को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट दर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाना, री-एम्प्लॉयमेंट उसका होते रहना और बाकी बातें तो छोड़िए, एडिशनल चार्ज के ज़रिए उसकी काबिलियत को तमगा देना कि आप कुछ अलग हैं, ये सही नहीं है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ, ज़रूरी है ताकि ये जो निहायत गंभीर मामला है या जो सवाल हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उनकी कुछ वाजिब वजहें आपके सामने दिखाई पड़ें। वाजिब आधार हो ताकि मेरे कहने का अर्थ आप समझ पाएँ और उसको लॉजिकली आप अपने भीतर रख पाएँ। जगन्नाथ बैंस 2016 डेपुटेशन पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से राजभवन के भीतर भेजे गए। हरियाणा राजभवन की बात मैं कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा बार-बार। डेपुटेशन की एक निर्धारित सीमा होती है, टाइम फ्रेम होता है। वो खत्म हुआ तो दूसरा टाइम फ्रेम, उसका अप्रूवल मिला, फिर अप्रूवल मिला, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन उनको मिलता रहा, मियाद दर मियाद बढ़ाई जाती रही और वो अपनी जगह पर बने रहे। ये सिलसिला
2019 से चल रहा है। कप्तान सिंह सोलंकी, एस एन आर्या, बंडारू दत्तात्रेय, असीम कुमार घोष, इतने राज्यपाल चले गए। और 2019 से रिटायरमेंट के बाद भी जगन्नाथ बैंस हरियाणा के राजभवन में इन तमाम राज्यपालों के तहत अपनी जगह पर बने हुए हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा है, उनकी एम्प्लॉयमेंट बनी हुई है और उनको जितनी सुविधाएं सहूलियतें मिलती हैं वो तमाम जस की तस इंटैक्ट हैं। साहब इतने जरूरी और काम के हो गए हैं कि इनका कोई विकल्प किसी को भी नजर नहीं आता है। और आता क्या है, अलबत्ता आज तक नहीं आया, कुछ तो है ही। अब जब 2025 के गिने चुने महीने रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जगन्नाथ बैंस को एक और जिम्मेदारी दे दी गई और वो जिम्मेदारी ये है कि जो राज्यपाल महोदय हैं हरियाणा के, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का अतिरिक्त जिम्मा, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, मेहमानों के आतिथ्य का, आवभगत का, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम, यह एक अलग तरह का काम है। इसमें आप प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर राज्यपाल की जोड़ दिए गए। क्या बात! जो काम आपका नहीं है, जो आपने कभी नहीं किया है, वह काम भी आपको दिया जा रहा है कि इसमें भी आपकी महारत होगी, आपकी काबिलियत होगी, आप कुछ न कुछ वैसा ही कर जाएँगे जैसा आप पिछले 6 साल से करते आ रहे हैं और उन्हीं के चलते या उसी कारण के चलते आप अपनी जगह पर बने हुए हैं, कुर्सी आपकी बची हुई है, आबाद है और सारी सहूलियतें आप भोग रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है कि राजभवन के भीतर, राष्ट्रपति भवन के भीतर अगर कुछ लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति को, राज्यपालों को जो संविधान की तरफ से विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत ये नियुक्तियाँ होती हों और ऐसे लोग अपना काम लगातार करते हों, अवकाश प्राप्त होने के बाद भी एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन उनको दिया जाता रहा हो। ये बात भी सही है। लाज़मी है कि जब ये सवाल आता है, तो संविधान के भीतर जाकर के देखा जाना चाहिए कि प्रावधान क्या कहता है। संवैधानिक जो स्थितियां हैं राज्यपालों के अधिकारों की, वो क्या इंगित करती हैं या क्या बताती हैं? राज्यपालों के पास किसी को माफी देने की सजा है, तो माफी देने का अधिकार है। अपने विवेक के आधार पर किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, जब संकट है राज्य चलाने के लिए, उस समय राष्ट्रपति को चिट्ठी, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लिखा जाना चाहिए। सरकार बनाने बिगड़ने के दौरान विवेक सम्मत निर्णय राज्यपाल कर सकता है, उसको कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार राज्यपाल के पास है, जैसे राष्ट्रपति के पास भी है। लेकिन किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखना या अपॉइंट करना, उसको एक्सटेंशन देना, एक्सटेंशन को फिर से एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना, इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं एक आदमी की एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई, वो सारी की सारी प्रशासनिक अधिकार के दायरे में आती है और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन वो राज्य सरकार के तहत चलता है। यानी कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथ वैंस को राजभवन के भीतर रखे हुए हैं या जिन कारणों से वहां लगातार बने हुए हैं, वो सब के सब उस दायरे का अपमान है या अवहेलना है जो प्रशासनिक अधिकार का कहा जाता है। यानी कि राज्य सरकार का जो जिम्मा है, उस जिम्मे के भीतर एक दखल है। प्रशासनिक अधिकार, दायित्व, जिम्मेदारियां राज्य सरकार के पास होती हैं। सरकारी अधिकारी जो होते हैं, वो शासन प्रशासन का हिस्सा होते हैं, वो चलाते हैं नियुक्तियां और जिम्मेदारियां, आपकी जगहें, यह सब प्रशासनिक अधिकारी तय करते हैं, राज्य सरकार तय करती है, मुख्यमंत्री उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया होता है। लाज़मी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। और इस पार्ट के भीतर एक आदमी को लगातार 6 साल से अवकाश प्राप्त होने के बाद भी रिटायर्ड आदमी को एक ओहदे पर रखा जा रहा है, किस कारण से? वो जितने भी प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस होते हैं, जो हमारे आपके पैसे से कोई भी आदमी कहीं भी बैठ करके भोगता है, सरकारी अधिकारी का या कर्मचारी का जो वेतन है, पेंशन है, उसकी तमाम सहूलियतें, सुविधाएँ हैं, वो देश के लोगों के टैक्सेस से जाती हैं। कहीं और से नहीं आती हैं, आसमान फाड़ के नहीं आता है, ज़मीन फट करके नहीं आता है। देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है और उस गाढ़ी कमाई को किसी न किसी तरीके से एक आदमी को दिया जा रहा है और उस आदमी को लगातार अपनी ज़िम्मेदारी के साथ एक और ज़िम्मेदारी से जोड़ करके बनाया गया है। क्या है? ज़ाहिर है कि वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या किसी दूसरे रास्ते से हायर्ड हैं,
परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं हैं, वो भी लगातार जिन माँगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको सुना जाना चाहिए और माना जाना चाहिए, अगर इस तरह से कोई भी एक काम किसी के लिए किया जा रहा है तो। और जब यह एक केस है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ़ एक केस नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि इसके भीतर इस तरह के बहुत सारे मामले होंगे, ये भ्रष्टाचार का संकेत देता है। यानी कि हमारे आपके पैसे के चलते जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है और वो दीमक पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। यह बात भी या अंदेशा भी जताने में गुरेज़ नहीं किया जा सकता है। ये गैर वाजिब नहीं है। तमाम नियम कायदों को ताक पर रख कर के एक आदमी को इतना काबिल मानते हैं कि कोई विकल्प आपको नहीं दिखता है और रिटायर्ड आदमी को 6 साल से आप एक ओहदे पर और ज़िम्मेदारी भरे ओहदे पर रखे हुए हैं, उसके साथ उसको अलग से प्राइवेट सेक्रेटरी टू द गवर्नर बना करके भी आपने उसकी जगह बढ़ा ली है। क्यों है? 1500 बल्कि ₹66 का बेसिक पर सैलरी, ₹15,000 का होम अलाउंस, बिजली, पानी, मोबाइल, फ़ोन, इंटरनेट, टीए, डीए, मेडिकल लीव, यह सब कुछ एक आदमी उठा रहा है। कोई और अधिकारी भी तो उसका हकदार था। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, वो जिन अधिकारों के लिए, जिन सहूलियतों, सुविधाओं के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, अपनी आवाज़ से आसमान फाड़ते रहे हैं, वो कई तरह की दिक्कतों और अभाव से जूझते रहे हैं। उनकी नहीं सुनी जाती है और एक आदमी की लगातार सुनी जा रही है, ये कैसा इंसाफ़ है? कोई भी पूछेगा ये। और ये सवाल वाजिब है, मैं किसी एक व्यक्ति पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार अगर है, तो ये सिस्टम के भीतर है और सिस्टम को देखा जाना चाहिए। ऐसे गंभीर मामले की जाँच की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, उसका रिन्यूअल और लगातार उसका एक पद पर बने रहना किसके फैसले से होता है, कानून की किस धारा के मुताबिक होता रहा है और इस तरीके से बाकी सब कुछ दरकिनार करके एक व्यक्ति को पोसा-पाला जाता रहा है लोगों के पैसे से। कानून क्या कहता है? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड। Law should be in its right position. इसके बगैर तो संविधान, कानून, जनता और व्यवस्था इन सब का अपमान है और ये अपमान चल रहा है। मैं फिर कहता हूँ मामला सिर्फ़ एक आदमी का नहीं है। ये जगन्नाथ बैंस अकेले हरियाणा के राजभवन में पिछले 6 साल से रिटायरमेंट के बाद अगर बने हुए हैं और सारा सुख-सुविधा उठा रहे हैं, उनके ऊपर कृपा बरस रही है, तो किसी कारण से ही बरस रही होगी, लेकिन इस तरह की कृपा पता नहीं कितने और लोगों पर बरस रही होगी और जो लोग अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, जूझते रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है, तो यह नाइंसाफ़ी एक इस तरह की व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक है, जनता के ज़रिए चुनी जाती है, जनता के भरोसे से चलती है, जनता की खातिर कही जाती है, उसमें गैर कानूनी है, गैर वाजिब है, अनैतिक भी है। इसलिए इसकी जाँच की जानी चाहिए। नमस्कार।